हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, मुझे कमेंट्स में बताया करो। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। क्या आप नर्वस फील कर रहे हो अभी भी? क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मंथ ही बचा है, ऑलमोस्ट क्या 1 मंथ ही बचा है आपकी एग्जाम्स के लिए। उसके बाद आपके बैक टू बैक एग्जाम्स होंगे, आरआरबी पीओ क्लर्क के प्रीलिम्स, फिर आईबीपीएस का आएगा, फिर उसी बीच में मेंस भी होगा। तो अच्छे से पढ़िए, बहुत कम टाइम बचा है आपके पास। जैसे कि आपको पता है आरआरबी का एग्जाम अब अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो आरआरबी के पीओ एंड क्लर्क प्रीलिम्स में 40 मार्क्स का आपका रीजनिंग आता है। तो कैसे आप अपना टारगेट रख सकते हो कि 40 में से 40 आप स्कोर करना है आपको। आरआरबी क्लर्क में तो डेफिनेटली आप 40 में 40 स्कोर कर सकते हो। एंड कई लोग आरआरबी पीओ में भी ऑलमोस्ट 14 ही तो उसके आसपास स्कोर कर लेते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो कैसे आप इस स्कोर को अचीव कर सकते हो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। एंड अगर आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, जैसे कि मुझे रिसेंटली जितने भी वीडियोस उसमें मैक्सिमम कमेंट्स यही आ रहे हैं कि मैम हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही रीजनिंग में, खास करके पजल्स एंड सीटिंग में डेली प्रैक्टिस करने के बाद भी। तो आप क्या ऐसा कर सकते हो कि आपकी रीजनिंग में स्पीड बढ़े, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो छोटा सा कमेंट कर देना वीडियो हेल्पफुल लगी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। आप में से कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, या फिर जिनको सिर्फ 1-2 महीने ही हुए हैं। तो आप लोगों के पास काफ़ी कम टाइम है एग्जाम्स के लिए, 1 महीना ही बचा है आपका। तो अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जहाँ पर आपको सब कुछ एग्रीगेट मिल जाए, वीडियो लेक्चर से लेके प्रैक्टिस मटेरियल सब कुछ एक प्रॉपर गाइडेड वे में मिल जाए, तो आप अड्डा 24/7 का मिशन 5000 बैच ज्वाइन कर सकते हो। इन्होंने ये बैच आरआरबी के एग्जाम्स को फोकस में रखकर लॉन्च किया है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी, एंड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड जैसे कि आपको पता है आरआरबी पीओ के लिए आपको इंटरव्यू फेस करना होता है, तो उसके लिए भी ये लाइव 1-on-1 सेशंस कराएंगे आपका, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो सके इंटरव्यू के लिए। तो ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगी उन बच्चों के लिए, खासकर जिनके पास काफ़ी कम टाइम बचा प्रिपरेशन के लिए। तो इसका जो प्राइस है वो 9,999 रुपीज़ है, बट आपको मैं एक कोड प्रोवाइड करूंगी, इससे आपको डायरेक्टली 77% ऑफ हो जाएगा एंड इसका प्राइस आपको अराउंड 2,300 रुपीज़ पड़ेगा। तो इसका प्राइस डिटेल्स क्या क्या ये प्रोवाइड कर रहे हैं सबका डिटेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है आपका पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। दूसरा पार्ट आपका होता है जो भी पजल्स एंड सीटिंग को छोड़ने के बाद जो आपका बचता है वो, जिसमें जैसे कि आ जाता है आपका कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर, रैंकिंग, ये सब। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आरआरबी के एग्जाम्स में। तो आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस 40 में से स्कोर कर सको। क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो है रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर आपको दूसरों से एज चाहिए अपने स्कोर में, तो आपकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड प्रैक्टिस दोनों होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मिसलेनियस में भी क्या क्या आता है, आपका कोडिंग, डिकोडिंग आता है, ब्लड रिलेशन आता है, ऑर्डर रैंकिंग आता है। तो इसमें भी ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, एंड कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें आपको टाइम लगता है। जैसे मेरे केस में मैं ब्लड रिलेशन में अभी भी, जैसे मैं मॉक्स देती हूँ कभी कभी तो मैं फंस जाती हूँ, तो मैं ब्लड रिलेशन को हमेशा आखिरी में सॉल्व करने के लिए ट्राई करती हूँ। मेरा अगर मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग अच्छा है एंड पहला क्वेश्चन आया कोडिंग डिकोडिंग का, तो मैं उसको पहले सॉल्व करती हूँ। देन ऑर्डर रैंकिंग आ गया तो उसको सॉल्व करती हूँ। बीच में अगर मान लो ब्लड रिलेशन आ गया तो उसको स्किप करके नेक्स्ट चले जाती हूँ। फिर अल्फा न्यूमरिक अल्फाबेट टेस्ट आ गया, उसको मैंने सॉल्व कर लिया। ऐसे करके फिर आखिरी में ब्लड रिलेशन, देन उसके बाद मैं मूव करती हूँ पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट की तरफ। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितनी भी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी होगी, कितना भी आपको कॉन्फिडेंस होगा, 90s में भी परसेंटाइल आएगा, तो भी ये गलती मत करना। एग्जाम में अगर फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए पजल का दिया है, 2-3 लाइन का ही क्वेश्चन है, छोटा सा है, एंड आप बहुत टेम्प्ट हो रहे हो कि पजल से स्टार्ट करते हैं, तो
ये गलती मत करना। मैं अपने आरआरबी पीओ के ही एग्ज़ाम में मैंने ये गलती की थी, जिसमें मैं सिलेक्टेड हूँ। उसी में क्या हुआ था कि एक स्टैक बेस्ड पज़ल आई हुई थी एंड वो शुरू में ही थी। शुरू में मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं था, पर इनिशियल स्टेज में ही था। तो मैंने सोचा कि मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है रीजनिंग की, मेरी परसेंटाइल भी काफ़ी अच्छे आए हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कभी-कभी। तो मैं उसको सॉल्व करना मैंने स्टार्ट कर दिया। उसमें मैं अटक गई, मैंने 3-4 बार उसको ट्राई किया। ईगो पे भी आ जाता है ना कई बार कि 2 बार सॉल्व कर लिया, अब शायद तीसरी बार में तो हो ही जाएगा, ऐसा लगता है। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। 7 मिनट्स मैंने तो वहीं पे बर्बाद कर दिए थे ऑलमोस्ट। तो उससे क्या हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। उसके बाद मेरा कहीं न कहीं जो मैं एक अच्छे कॉन्फिडेंस में चल रही थी पेपर को लेके, वो थोड़ा-सा हिल गया था। अब इससे क्या हुआ कि मेरे जो आगे के क्वेश्चंस बचे हुए थे, उसके लिए मेरी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी लो गई, तो उससे स्पीड भी अफ़ेक्ट होने लगती है। बैक ऑफ माइंड में आपके चलता है कि अरे यार! एक पज़ल नहीं बना मेरा, उसमें टाइम भी वेस्ट हो गया, वो क्वेश्चन भी नहीं बना। तो बात का कंक्लूजन यही है कि कई बार एग्जामिनर जो है शुरू-शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन में भी एक ईज़ी पज़ल जो जैसा दिखता है उसको सेट करके रखता है, वो एक बेट की तरह होता है ताकि आप उसमें फँस जाओ। तो मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ स्टार्ट विथ मिसलेनियस पार्ट फर्स्ट, देन गो फॉर पज़ल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। अब पज़ल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट में भी मान लीजिए 3 सेट आया है, तो उसमें देखना कि जो 2 सेट होगा वो ईज़ी लेवल का होगा एंड एक जो होगा वो ट्रिकी होगा, जो हार्ड लेवल में होगा। तो आप जब अच्छी खासी प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चल जाएगा कौन-सा ट्रिकी वाला है। तो ऑब्वियसली पहले ईज़ी वाला सॉल्व करना है, देन लास्ट में आप हार्ड वाला करना। जैसे मान लो फ्लैट एंड फ्लोर होता था एंड मतलब उसके अगेंस्ट में 2 दूसरे पज़ल्स थे, तो मैं पहले उसको करती थी क्योंकि मुझे पता था फ्लैट एंड फ्लोर में अटकने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड कुछ पज़ल्स होते हैं जैसे देखिए वेकेंट सीट्स वाले, उसको भी अवॉइड किया करो। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में भी ऐसा आता है ना कि कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं एंड उसके साथ आपका वेरिएबल भी दे दिया है। तो वो सब जो थोड़े टफ लेवल के पज़ल्स होते हैं उसको आखिरी में किया करो। जो बिना वेरिएबल वाले डायरेक्ट वाले पज़ल्स होते हैं उसको पहले किया करो। तो ये हो गई अप्रोच की बात। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप अप्रोच यही कर रहे हो तो भी। ये चीज़ ज़्यादा आप लोगों को नहीं बताएँगे। आप लोगों ने बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखा होगा जो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं पज़ल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली इसका जो वेटेज है वो मेंस में भी रहता है, तो इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। क्यों? अगर आप अभी से इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो मेंस में भी आपकी हेल्प होगी क्योंकि हाई लेवल पज़ल्स वगैरह आते हैं। दूसरा, पज़ल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस डिमांड करता है। उसको लगता है काफ़ी प्रैक्टिस, काफ़ी टाइम देना पड़ता है, तब जाके धीरे-धीरे आपको इम्प्रूवमेंट दिखती है। पर एक चीज़ अब मैं आपको बोलूँगी, इस चक्कर में जो है बच्चे मिसलेनियस को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। देखिए मैं जब एक रिपीटर बनी, जब मैंने दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तब मैंने ये चीज़ अपने अंदर इम्प्रूव की थी कि मैंने अपने मिसलेनियस वाला पार्ट, हालाँकि मुझे आता था, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना आता था, सब कुछ मैंने सीख रखा था, बट फिर भी मैंने इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से की थी। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे एंड इसको तगड़ा बनाओगे, आपका जो मिसलेनियस वाला पार्ट है, उतना कम आपको टाइम लगेगा यहाँ। मान लीजिए आपने 23 मिनट्स अलॉट किए रीज़निंग सेक्शन के लिए, तो ये 23 मिनट्स में आप जितना जल्दी मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपको यहाँ टाइम मिलेगा। मान लीजिए आपने मिसलेनियस क्वेश्चंस को 8 टू 10 मिनट्स में ही कवर कर लिया, तो बाकी के जो आपके टाइम बचेगा 13 टू 15 मिनट्स का जो टाइम है, उसमें आप पज़ल्स को अच्छे से शिद्दत से बना सकते हो एंड आप देखना कंपैरेटिवली कम पैनिक करोगे क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम मिल गया पज़ल सॉल्व करने के लिए, तो थोड़ा फ्री माइंड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो है इम्प्रूवमेंट दिखेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी एबिलिटी अच्छी होगी। अगर आप मिसलेनियस क्वेश्चंस में ही सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम लगा दोगे एंड आखिरी में आपके पास कम टाइम बचेगा पज़ल्स एंड सीटिंग को सॉल्व करने के लिए, तो आप थोड़ा पैनिक हो जाओगे एंड उस पैनिक में आपकी स्पीड भी इफेक्ट होगी। कई बार क्या होता है, गलतियाँ भी आप कर बैठते हो। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि मिसलेनियस वाले पार्ट को इग्नोर मत करना, इसको भी अच्छे से ध्यान देना। इसमें आपकी स्पीड तभी इम्प्रूव होगी जब आप इसमें भी अच्छा खासा प्रैक्टिस करोगे। तो ये था, इससे भी आपकी स्पीड इम्प्रूवमेंट होगी। दूसरा, आप ना टॉपिक वाइज अच्छा खासा प्रैक्टिस करो। जैसे अभी भी लोग बोल रहे हैं कि मैम हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट फिर भी पजल्स एंड सिटिंग में अभी भी अटक जाते हैं। तो मैं ये बोलूँगी
अगर अभी भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो डेली आप क्या करो, 1 to 1.5 आवर्स अपने निकालो दिन के, कोशिश करो अपनी शेड्यूल से निकालने का। एंड इसमें आप ना पजल्स एंड सीटिंग की तैयारी करो, अच्छी खासी प्रैक्टिस करो। बहुत सारे सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है आज की डेट में ऑनलाइन, जो कि बहुत अच्छा कंटेंट आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, पेड कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है। पहले विदाउट टाइमर आप इसको सॉल्व करो, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सारे टाइप के पजल सॉल्व करो। पहले आप क्या करना, क्लर्क प्रीलिम्स लेवल के पजल से स्टार्ट करना, फिर आप पीओ प्रीलिम्स का कर सकते हो। तो जब आप अच्छे खासे क्वेश्चंस को विदाउट टाइमर आपने प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद आप क्या करना, उस क्वेश्चन के क्विजेस लगाना। तो ये चीज आप एक इम्प्लीमेंट करके देखना एंड मुझे बताना कि आपके लिए वर्क कर रही है कि नहीं। मैंने भी यही यूज किया था एंड मेरे लिए वर्क किया था। एंड आखिरी चीज मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप सोचोगे कि मैंने एक हफ्ता प्रैक्टिस किया एंड एक हफ्ते में ही मुझे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिख जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। पजल्स एंड सीटिंग रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत टाइम लेता है। इम्प्रूवमेंट आपको तभी दिखेगा जब आप अच्छी खासी एटलीस्ट 2 हफ्ते कंटिन्यूअसली रिलीजियसली अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी आपको थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल लगी तो मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट मैं आपको क्वांट्स की भी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। एंड जो भी डाउट्स आप मुझे कमेंट्स में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो। अच्छे से मेहनत करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।